हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जितने भी लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें मैं बता दूं, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही है आपके पास तैयारी के लिए। तो सभी टॉपिक्स में से अगर ये देखा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन बनता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा जो बनता है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, शॉर्ट में बोलते हैं NEP 2020, जिसे मैं आपके साथ आज जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 मंथ रह गया, तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे जुड़े रहिए और मैं अब जो टॉपिक्स डालूँगी वो ऐसे होंगे जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इम्पॉर्टेंट होंगे। मींस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर 1 फिल किया है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर 2 फिल किया है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों पेपर फिल किए हैं। तो मैं ऐसे टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूँगी जो दोनों ही पेपर में आने वाले हैं और 101% क्वेश्चन बनता ही बनता है, उनसे ज़रूर आना ही है। तो सबसे पहला टॉपिक अगर टॉप पे देखा जाए तो वो बनता है NEP 2020, जिससे भर भर कर हर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनने हैं। हर किसी सब्जेक्ट से मतलब है यहाँ पे, जैसे अगर पेपर 1 की बात की जाए तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, EVS और CDP आपका आता है। तो चारों में ही NEP से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं पेडागोजी के बेस पे अगर देखा जाए तो। ऐसे ही पेपर 2 में मैथ्स पेडागोजी हो, चाहे वो साइंस पेडागोजी हो, चाहे वो SST पेडागोजी हो, CDP हो, कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनना है। तो आप देखेंगे कि NEP 2020 से रिलेटेड कम से कम 3-4 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इस बेसिस पे मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है सबसे ज़्यादा। तो मेरे साथ ऐसी वीडियो पे जुड़े रहिएगा। मैं आज आपके साथ आज इस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और हर पहलू से रिलेटेड मैं यहाँ पर चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से रेडी होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और जितने लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस वीडियो के या शॉर्ट्स के आप तक उसके मैसेज पहुँच सके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। चलिए ठीक है, तो फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहली बात, NEP 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि NEP 2020 किस नंबर की शिक्षा नीति है? तो तीसरी नंबर की शिक्षा नीति है, ये तीसरी बार बदली गई है। सेकंड, NEP 2020 का नाम MHRD से बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बन सकता है कि बताइए कि इनका जो MHRD से बदलकर किस नेम को रखा गया है। तो उस MHRD से बदलकर NEP 2020 शिक्षा नीति का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। देखिए, वर्तमान नीति की अगर हम बात करें, जो अब तक चलती आ रही थी वो 10+2 के नाम से चलती आ रही थी, बट NEP 2020 के अकॉर्डिंग अब इसे 10+2 नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा 5+3+3+4। ठीक है। तो अब जो नई शिक्षा, ये वाला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो शिक्षा नीति है पूरी इसके अंदर इंक्लूड है 5+3+3+4। तो ये एक नई व्यवस्था अब देखने को मिल रही है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। पहले जो हमारी थी वो क्या थी? 10+2 थी। अब हमारे लिए समझने वाला पॉइंट ये बनता है कि ये जो 5+3+3+4 है, ये किस बेसिस पे है, मतलब क्या क्राइटेरिया है इसका पूरा, और किस तरीके से इसमें चीज़ों को बदला गया है, चेंज किया गया है, और क्या सिस्टम है। तो उसे समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने इसे ब्रॉड वे में लिखा हुआ है। 5+3+3+4, ये जो नंबर है एक्चुअली यहाँ पर ईयर्स को बता रहे हैं। और जितनी भी पूरी जो शिक्षा नीति है वो इन 4 डिवाइडेशन में कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे 5 जो पार्ट है उसे कॉमनली बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज। ये जो सेकंड स्टेज है 3 की, इसे प्रिपरेटरी, और जो थर्ड है इसे मिडिल, एंड फोर्थ वाले को सेकेंडरी।
अब ये जो सबसे फर्स्ट वाली है जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है, फर्स्ट 3 ईयर्स और उसके बाद के 2 ईयर्स। तो ये जो 3 ईयर्स है ये काउंट किए जाएंगे प्ले वे ग्रुप के लिए, NC KG LKG UKG ये सब इसके अंदर आ जाएगा 3 साल के अंदर अंदर, जिसमें एज जो होगी बच्चे की वो 3 साल से 6 साल तक होगी। मीन्स 6 साल तक बच्चा 3 ईयर्स कंप्लीट करेगा, और जिसके अंदर इंक्लूड रहेगा आंगनवाड़ी, प्ले वे, NC KG LKG UKG पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो 2 ईयर्स होंगे वो क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए होंगे। क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए जो एज बनेगी वो बनेगी 6 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स तक। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट 5 ईयर्स जो बच्चे के जा रहे हैं वो कहलाएगी इसकी फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें वो आंगनवाड़ी, प्ले वे से लेकर सेकेंड क्लास तक रहेगा। अब आ जाते हैं थर्ड प्रिपरेटरी स्टेज पे। थर्ड स्टेज में जो 3 ईयर्स वो अपने बिताएगा वो होगी क्लास थर्ड से लेकर 5th तक, यानी कि क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th इस स्टेज के अंदर आएंगे सेकेंड वाली, ये जो 3 ईयर्स आएंगे। एज अगर देखी जाए तो जो बनेगी वो बनेगी 8 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक के बच्चे इसमें होंगे जो क्लास 3rd एंड 5th के अंदर रहेंगे, ये कहलाएगी प्रिपरेटरी स्टेज। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज में भी 3 ईयर्स में कंप्लीट हो रही है, इसमें क्लास 6 से लेकर 8th तक के बच्चे होंगे, और एज की क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 11 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चा इसमें 6 to 8th क्लास तक कंप्लीट करेगा, और ये हो गई आपकी मिडिल स्टेज। जो सबसे लास्ट है 4 ईयर्स की वो है क्लास 9 to 12th की। इसमें बच्चा जो होगा वो 14 साल से लेकर 18 साल तक होगा, और ये स्टेज कहलाएगी आपकी सेकेंडरी स्टेज। अब थोड़ा सा जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक ये वाली जो क्लास थी इसमें जो बच्चे थे उन्हें प्राइमरी बोला जाता था, 6 to 8th को जूनियर और इसको सीनियर। बट अब ऐसा नहीं है, अब 5 का अलग एक ग्रुप है, 3 का अलग एक ग्रुप है, 3 का अलग एक ग्रुप है, और 4 का अपना अलग एक ग्रुप है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो इस तरीके से पूरा क्राइटेरिया NEP 2020 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि पहले क्या होता था, NC KG LKG UKG इनके लास्ट में एग्ज़ाम होते थे, रिटन एवेल्यूशन किया जाता था, बट इस वाली नीति के अकॉर्डिंग ये सब नहीं होगा। शुरुआत के जो 3 ईयर्स होंगे ये वाला आंगनवाड़ी, प्ले वे, NC KG LKG UKG इसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सीखेगा, अपने कॉग्निशन को बढ़ाएगा, खेल खेल में सीखेगा, उस पर कोई बर्डन नहीं होगा उसके मूल्यांकन का, एग्ज़ाम का। कोई भी जो एग्ज़ाम आपके एक्चुअल में स्टार्ट होंगे वो क्लास फर्स्ट से होंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो अलग बात है वो यहाँ पे ये देखी गई है। दूसरी बात ये है कि ये जो थर्ड स्टेज है जिसे हम मिडिल स्टेज बोल रहे हैं, जिसमें बच्चा क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक होगा, इसमें क्या होगा कि उसको एक छूट दी जाएगी, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो एक तो ज़रूरी हैं वो तो हैं, लेकिन उसके अलावा अगर उसे किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंटरेस्ट है या सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग साइड वाइज चुन सकता है। वहीं अगर हम 4 ईयर्स की बात करें, जो सबसे लास्ट वाला है जिसमें 9 to 12th होगा, इसमें एक बहुत ज़्यादा बदलाव देखा गया है। हमारे जो अब तक चलती आ रही थी उसमें क्या था कि बच्चे कॉमर्स लेते थे, आर्ट्स के होते थे, कॉमर्स के होते थे या साइंस के होते थे, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, किसी भी कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड नहीं किया गया है। बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता है। मींस अगर किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा लगता है तो वो मैथ्स भी लेगा, और अगर वो आर्ट चाहता है, आर्ट पसंद है उसको, उसमें इंटरेस्ट है, उसको लगता है वो उसमें आगे बढ़ सकता है, तो मैथ्स के साथ आर्ट्स का भी कॉम्बिनेशन अपने साथ रख सकता है। तो यहाँ पर बच्चा बिल्कुल फ्री हो जाएगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चुनेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें इस NEP 2020 में देखने को मिली है। तो आई होप आपको ये पूरा क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं 4th पॉइंट पे, शिक्षा खोज आधारित होनी चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर शायद देखने को मिल जाए।
अगर हम आज अब की जो शिक्षा है NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन बच्चों को दी जानी है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, खोज पे बेस्ड होनी चाहिए, डिस्कवरी पे बेस्ड होनी चाहिए, बच्चा खुद करके सीखे, इस पर ये बल देती है। बच्चे को सक्रिय होने पे बल देती है, बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से अपने कॉग्निशन को बढ़ाए और करके सीखना, खोज आधारित शिक्षा पर बल इस NEP 2020 द्वारा दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं विशेषताओं पर। NEP 2020 की विशेषताएं या सिद्धांत। देखिए, सबसे पहला है संरचनात्मक समझ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे में जो है इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो उसको एजुकेशन दी जानी है वो हमेशा उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, ना कि रटने पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जा रहा है। इस नीति के अकॉर्डिंग इसमें बच्चा संरचनात्मक समझ डेवलप कर सके, इस तरीके की शिक्षा उसको दी जाए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि संरचनात्मक समझ से मतलब ये है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, सॉरी एक मिनट, आई थिंक अब आपको ठीक दिख रहा होगा, यस। देखिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मतलब है उसके अंदर एक कंसेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। मतलब जो भी टर्म हम उसको पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए उसको रटा दिया, उसके समझ में आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा अब नहीं चलेगा। NEP 2020 के अकॉर्डिंग टीचर को हर तरीके से अपने, चाहे उसको अपने टीचिंग मेथड बदलना पड़े, चाहे वो चीज़ों को किसी भी तरीके से बदले बच्चे के अकॉर्डिंग। मीन्स यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहता है, उसे जिस तरीके से समझ में आ रहा है, उस तरीके का प्रयोग यहाँ पे टीचर को करना होगा ताकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। दूसरा है बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, विविधता पर जोर दिया जा रहा है उच्च संज्ञानात्मक लाभ के लिए। इस NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये है कि बच्चों में विविधता होनी चाहिए। मतलब जो आपने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा है, समावेशी शिक्षा में ये है कि हर तरीके का, हर जाति का बच्चा, किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक जैसा समझना और एक ही क्लास में रखना ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट अच्छे से कर पाए, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा हो, उनको लाभ मिल सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, इससे क्या होता है कि बच्चा जो है दूसरे धर्म की चीज़ों को भी सीखेगा, दूसरी लैंग्वेज को भी सीखेगा, तो उसका संज्ञान, उसका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, उसका संज्ञानात्मक विकास और ज़्यादा होगा। तो जितनी विविधता होगी बच्चा उतना ही ज़्यादा सामाजिक होगा, उसके अंदर समझ उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, वो उतना ही समायोजन करने वाला बनेगा। तो बहुभाषिकता और विविधता पर इसमें जोर दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट कि बताइए NEP निम्न में से किस पर जोर देती है। तो एक ऑप्शन आपका आ सकता है संरचनात्मक समझ, या एक ऑप्शन आपका आ सकता है बहुभाषिकता। ये एक तरीके से देखे जाए तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी है। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं संरचनात्मक समझ, तो उसका राइट आंसर यही होगा। बहुभाषिकता, विविधता, तो भी उसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, थर्ड सिद्धांत के बारे में, तो सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है। सतत, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सतत मूल्यांकन से क्या मतलब है। सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस का मतलब है यहाँ पर कि जो इवैल्यूएशन बच्चे का किया जाना चाहिए वो बहुत ज़्यादा गैप में नहीं किया जाना चाहिए। जैसे सपोज़ हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक में जो छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं, जिन्हें हम क्लियर कर रहे हैं, तुरंत उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, ताकि बच्चे को कम समय में हम ज़्यादा इवैल्यूएट कर सकें। और जैसे ही कोई कमी उसकी लर्निंग में हम देख रहे हैं, तुरंत उसको सही किया जा सके। ऐसा करने से उस बच्चे का जो
कमियां होंगी वो तुरंत ही दूर होती जाएंगी और हमें तुरंत ही पता चलता जाएगा कि जब तक, क्योंकि देखिए जब तक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं पता होंगे तब तक वो कंप्लीट किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि अगर हम बात करें ग्रामर की बात कर लेते हैं, चलिए इंग्लिश ग्रामर की, तो जब तक उसको नाउन नहीं पता होगा तो वो सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकता है। वर्ब नहीं पता होगा वो सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से इस पर मतलब इस चीज़ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की बजाय कि उसको सेंटेंस मेकिंग क्यों नहीं आ रही, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ा रहे हैं, नाउन है, वर्ब है, तभी के तभी उसका मूल्यांकन कर लिया जाए बच्चे से क्वेश्चन आंसर्स करके या उसको मौका देकर एक्सप्लेनेशन का, ताकि हमें ये पता लग सके कि बच्चा जो है वो उस चीज़ को उतना सीख पा रहा है या नहीं जितना हम उसको समझाना चाहते हैं, और वो चीज़ तभी की तभी ठीक भी हो जाए ताकि आगे चल के वो एक बड़ी गलती में ना बदले। तो यहाँ पर सतत मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का। तो सतत मूल्यांकन पर जोर देना, मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाना है। वही सारी सी बातें, जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसकी गलती को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम उसे एक सही दिशा में चीज़ों को नहीं सिखा पाएंगे। तो ये मूल्यांकन और गलतियाँ एक सीखने की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नोट अगर हम कहें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट से अच्छा माना जाता है। मतलब वही है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन ही एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। तो समेटिव के कंपैरिजन में फॉर्मेटिव असेसमेंट होना ज़रूरी है स्कूल्स में NEP 2020 के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट है, बच्चों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। मतलब अभी नहीं हुई है, लेकिन एक परख के नाम से ही पता चल रहा है, परख मतलब मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना। तो एक नई संस्था बनाई जाएगी जो बच्चों के प्रोग्रेस से रिलेटेड होगी। इसमें बच्चे का हर तरीके से मूल्यांकन होगा, उसका बिहेवियर का, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो किस तरीके से अचीव कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या बैड हैबिट्स हैं, किस पर वर्क करना है, ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें A to Z उस परख नए नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा जो की जाएगी उसमें बच्चे के लिए किया जाएगा, जिससे उसका संपूर्ण इवोल्यूशन होगा, कंप्लीट इवोल्यूशन होगा हर एक पॉइंट का, हर एक छोटी छोटी चीज़ का, ताकि वो आगे चल के एक बहुत अच्छी लर्निंग के साथ एक अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर पाए। फिफ्थ पॉइंट है NEP 2020 इस पर बल देता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, टीचर का काम था सिखाना, बच्चे को सिखाना, बट NEP 2020 सिखाना तो है, सीखना तो है बच्चे को, लेकिन कैसे सीखना है, उसको कैसे सिखाया जाए कि उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो और आगे चल के वो अपनी इस एजुकेशन को अपने टैलेंट में बदल पाए, अपने किसी प्रोफेशन को उसके ज़रिए चीज़ों को मतलब एक प्रोफेशन बना पाए, उसको उस प्रोफेशन को बना के वो एक आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बने और आगे बढ़ पाए। मतलब आजकल जैसे देखा जा रहा है कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जॉब्स में नहीं पूरी तरीके से यूज़ हो पा रही हैं। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने प्रारूप देखा है तो बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर बच्चे का जिस चीज़ में होगा वो उसे कभी बर्डन की तरह नहीं लेगा, उसे एक कहते हैं एक शौक़ की तरह और एक फुल एन्जॉय के साथ उस चीज़ को सीखेगा, उस चीज़ को करेगा। और जब किसी चीज़ में बर्डन नहीं होता है तो बच्चा उस चीज़ को में पूरा अपना 100% देता है, उसे एक बोझ की तरह नहीं लेता और उसमें उसका प्रोग्रेस होना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को उसी में आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, पाठ्यक्रम सीखने की परिस्थिति, टेस्ट टीचिंग मेथड्स सभी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि मानकीकृत। देखिए सबसे पहली बात तो मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड अगर आप देखते हैं तो एक नेगेटिव वर्ड है। स्टैंडर्ड जो मानकीकृत का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से चीज़ें अब तक चलती आ रही थी उसी तरीके से आगे भी चलती रहें, लेकिन ऐसा सही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ही आगे चल के चीज़ों को सही करती है, उसमें डेवलपमेंट करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ में होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बच्चों के लिए देखें शिक्षा के अकॉर्डिंग, तो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और सीखने की जो परिस्थिति है, कंडीशन है, टेस्ट हैं आपके, टीचिंग मेथड्स है, सब में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मानकीकृत का मतलब ये नहीं है, जैसे सपोज़ अगर हम टीचिंग मेथड का एग्जांपल लें कि हमें हर किसी बच्चे को आपके व्याख्यान विधि के द्वारा ही पढ़ाना है, ठीक है। अगर हम एक्सप्लेनेशन मेथड ही हर बच्चे के लिए यूज़ करेंगे तो कहीं कहीं वो काम करेगा और कहीं कहीं काम नहीं करेगा। जैसे छोटी क्लास में काम नहीं करता है, वहीं अगर बड़ी क्लास में देखें तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की स्थिति के अकॉर्डिंग, सीखने की परिस्थिति के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने हर चीज़ में, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, टेस्ट हो, हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में बच्चे को सिखा पाएँ और बच्चा सीख पाए। तो ये मानकीकृत एक तरीके की दीवार है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी से ही दूर हो सकती है। नेक्स्ट है 7, समालोचनात्मक चिंतन। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समालोचनात्मक थिंकिंग, उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग से मतलब है कि वो बच्चा जो है वो हर पहलू पे अपने दिमाग से सोचे, उस पर तर्क करे, चिंतन करे। ये नहीं है कि दूसरे ने जैसे बता दिया बस उसी के ही आंख बंद करके पद चिन्हों पे चलता जाए, नहीं, उसकी अपनी एक थिंकिंग होनी चाहिए। सही गलत का ज्ञान तभी उसके अंदर आएगा जब वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएगा, तो वो बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तभी वो आगे चल के देश का, अपने परिवार का भावी नागरिक, भावी बच्चा बन सकता है और आज के समाज में थोड़ा चेंज ला सकता है, शिक्षा को और आगे बढ़ा सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसके माइंड को और ज़्यादा तेज़ और डेवलप कर देती है और सही गलत का डिफरेंस समझने में उसको मदद करती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का होना बच्चे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, और उस पर टीचर को वर्क करना चाहिए। बच्चे की कैपेसिटी, क्षमताओं, क्रिएटिविटी, रीजनिंग को पहचान कर उसमें विकास किया जाना चाहिए। वही है मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की के अंदर क्या कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको ही ध्यान में रखते हुए जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो भी उसके अंदर कैपेसिटी है जिसके द्वारा वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो उस तरीके से उस बच्चे को सिखाना चाहिए। क्रिएटिविटी का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चा नए तरीके से बदल के चीज़ों, एक ही चीज़ को जब डिफरेंट तरीके से पढ़ता है तो उसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है हर तरह से। रीजनिंग मतलब को पहचान कर, मतलब बच्चा किस तरीके से रीजनिंग कर रहा है, किसी चीज़ को समझ रहा है तो किस तरीके से समझ रहा है, उसके क्वेश्चन क्या उठ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसमें बच्चे के विकास करना चाहिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, जैसे मैं आपको वही पूरी तरीके से बता चुकी हूँ। 9th है, और शॉर्ट भी समावेशी शिक्षा से रिलेटेड मैंने क्या होती है वो डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। तो समावेशी शिक्षा यहाँ पे एक तरीके का पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्रिएटिविटी कहीं देख लें आप, रीजनिंग कहीं देख लें, खोज देख लें, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं और जहाँ तक है उस क्वेश्चन का आंसर यही वर्ड्स होंगे। 9th लर्निंग एक्सपेरिएंशियल होनी चाहिए, मीन्स वही खोज पर आधारित होनी चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि वो उसे बहुत ही
सहज तरीके से समझ पाए, उसे ज़्यादा माइंड को बिना बॉदर किए उसको सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ पाएँ। मतलब ऐसे एग्जांपल्स बच्चों को देने चाहिए ताकि वो जो जो अपनी लाइफ में होते हुए देख रहे हों, ताकि वो अपने लाइफ में भी जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कर पाएँ। उसको ये ना लगे कि किताबों की चीज़ें अलग हैं और हम जो लाइफ जी रहे हैं वो अलग है। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना, ऐसी मतलब सीख होनी चाहिए बच्चे के अंदर। जब वो खुद करके सीखेगा, सक्रिय होगा खुद, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीखेगा। ग्रुप स्टडी कराना चाहिए ताकि बच्चों के जो विचार हैं उनका आदान प्रदान हो और उन्हें एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ना भी अच्छा लगता है। वो एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बहुत अच्छे से खोल पाते हैं, बता पाते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर कर पाते हैं। इससे सामाजिकता भी बच्चे के अंदर बढ़ती है। गेम्स के साथ लर्निंग करना, गेम्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट में। तो अगर उसके साथ बच्चों को सिखाया जा रहा है तो वो खेल खेल में इतनी आसानी से चीज़ों को सीख जाता है कि पता ही नहीं चलता उसने कब उन चीज़ों को सीख लिया, और वो खुश भी रहता है, उसको बर्डन फील नहीं होता है। तो ये मेथड बहुत अच्छा रहता है। क्रिएटिव तरह से लर्निंग होनी चाहिए, बस वही बात है यहाँ पे, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी सतत मूल्यांकन, बहुभाषिकता, संरचनात्मक समझ, ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन पर ज़्यादा ज़ोर NEP 2020 ने दिया है। तो ये थी NEP 2020 की विशेषताएं जो इसको बहुत ज़्यादा देखा जाए तो स्पेशल बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। और काफ़ी हद तक अगर इस तरीके से चीज़ों को किया जाएगा तो बच्चे का डेफिनेटली कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। बट यहाँ पर टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ठीक है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उनका ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही भावी भविष्य को बनाने वाले होते हैं। अब NEP 2020 से रिलेटेड, सो गाइस NEP 2020 से रिलेटेड कुछ और बातें हैं थोड़ी बहुत, जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया होगा, और इसमें से क्वेश्चन तो 101% बनने ही बनने हैं। सो गाइज़, होप आप अच्छे बने रहें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच।